हम्म, अगर हम लोग बात करते हैं वेरिएबल की, वेरिएबल आर नथिंग बट अ मेमोरी विच इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में एक कंटेनर टाइप अगर आप समझ लीजिए, तो एक डब्बा हो गया, डब्बे के ऊपर लेबल हो गया, लेबल अगर होता हम्म, है तो हम वेरिएबल का नाम देते हैं, ठीक है, वो जो कि हम्म, यूजर डिफाइंड होता है, और उसके अंदर जो वैल्यू हो गई, डिब्बे के अंदर जो भी सामान हो गया या फिर डिब्बे के अंदर हम्म, जो भी हम स्टोर करके रख रहे हैं, डेटा हो गया, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे लिटरल। डेटा। लिटरल, इसको हम बोलेंगे लिटरल। लिटरल, बिल्कुल बिल्कुल। लिटरल मीन्स लिटरल बोलेंगे, हाँ। वैल्यू। एक सेकंड, वैल्यू। ठीक है। तो ठीक है। अपने जो, ठीक है, तो लोकल वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स विच आर डिफाइंड अंडर अ मेथड और इन अंडर मेथड और इनसाइड अ मेथड। तो आपको आपको मैंने ये बताया था कि जैसे कोई भी प्रोग्राम हम लिखते हैं, ठीक है, तो जो प्रोग्राम में जो करली ब्रेसेस आते हैं हमारे मेथड के अंदर, एक करली ब्रेसेस चालू हुआ, दूसरा करली हम्म, ब्रेसेस बंद हुआ, उसके अंदर जो लोकल वेरिएबल होती है उसकी लाइफ उतनी ही होती है, भले उसमें हम जो हमारे एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट, ठीक है, उसको भी हम लगा दें तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का तो कुछ लगना नहीं है। अगर हम डिफॉल्ट भी लगाते हैं तो वो हम्म, डिफॉल्ट और ग्लोबल वेरिएबल में जो डिफॉल्ट लगा हुआ है, ठीक है, वो हम्म, वो एक्चुअली में क्या करेगा, जो जो कि मेथड के अंदर, मेथड के कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम लोग लोकल वेरिएबल, जो वेरिएबल हम लोग असाइन कर रहे हैं, वो एक्चुअली में क्या है, लोकल वेरिएबल है, ठीक है, वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसकी लाइफ हम्म, स्पैन उतनी ही है। क्यों? क्योंकि है। उसके बाद जैसे कि हम मैं अगर आपको दिखाऊं इस नोटपैड, तो मैं आपको दिखा रहा था क्लास, अगर मैं टेस्ट लेता हूँ हम्म, ये, ठीक है, तो हम्म, अगर यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, हम्म, डिस्प्ले लिखा, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ इंट एक्स इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब अगर इसको इसको यहाँ से मैं जाने के बाद, इस ब्लॉक के बाद अगर मैं प्रिंट प्रिंट करवाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एक्स। अगर मैं इसको एक्स करता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, आप मुझे बताएंगे? अभी अभी तो वो ये एग्जीक्यूट एरर होगा ही देगा। नहीं, अभी तो पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक, हाँ, अभी जस्ट एग्जीक्यूटिंग हुआ फिलहाल, हाँ। मेन मेथड ही नहीं। ठीक है। तो ये जो लिखता हूँ ना, हम्म, एक्चुअली में इसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अच्छा। हम्म, और इसमें मैं इसको किसको बुला देता हूँ, सिंस ये तो स्टैटिक है और एक ही क्लास में डिस्प्ले बुलाता हूँ, इस तरह से बुला लेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको टेस्ट डॉट जावा ऑल फाइल्स में अगर मैं सेव भी करता हूँ, तो बताइए मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहले आप एरर मुझे, देगा ये तो हाँ, फिलहाल। हाँ हाँ, सीक्वेंस बताऊँ। हाँ, सीक्वेंस आप मुझे बताइए। सबसे पहले ये मेन मेथड में जाएगा, हम्म, मतलब एग्जीक्यूट होगा, कंपाइल होगा, डॉट क्लास फाइल बनेगी। और इसका ये क्या कहते हैं, मतलब वो सब बताना है कि क्लास लोडर से हो रहा है, वो सब बताऊँ या फिर डायरेक्टली इसमें से बता दूँ नहीं कि नहीं, उतना डिस्प्ले नहीं, कॉल उतना नहीं, होगा। उतना नहीं, मैं आपको बस ये पूछ रहा हूँ है कि ना, इसमें क्योंकि हाँ, डिस्प्ले कॉल होगा हम्म, और डिस्प्ले के अंदर जाएगा, और उसके एक्स की वैल्यू असाइन हो जाएगी 20 इसको, है ना। ये तो समझ में आएगा, लेकिन फिर जैसे ये ओके। मतलब प्रिंट नहीं कर पाएगा इसको कुल मिला के, क्योंकि प्रिंट में एरर देगा, ये आउट ऑफ स्कोप मैंने करके कुछ आपको ऐसा मेरे हिसाब से। ओके, मैंने आपको दो टाइप का एनवायरनमेंट शुरुआत में बताया था, करेक्ट, एक कंपाइलेशन वाला, एक हम्म, रन टाइम एनवायरनमेंट। अच्छा। कंपाइलेशन के हाँ, टाइम में हाँ। कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले ये पूरे कोड को, ठीक हम्म, है, सबसे पहले ये पूरे कोड को ये क्या करेगा, एक ही बार में उठाएगा,
ठीक है। ये पूरे कोड को एक बार में उसने उठाया, तुरंत उठाते ही इसमें क्या देखेगा, सिंटैक्टिकल एरर्स है कि नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये ऐसे इंटरप्रेटर करता है एक्चुअली में, ठीक है, सिंगल लाइन बाय लाइन रीड हाँ करता है। बट इंटरप्रेटर एक बार में उसमें उठाया और उसने देखा कि सिंटैक्टिकल एरर है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। राकेश, अ, हेलो, एक मिनट में, हाँ श्वेता। ये डिस्प्ले के बाद वो तुमने ब्रैकेट नहीं लगाया, वहां लगता है ना मेथड है तो पब्लिक स्टैट्स वॉइड डिस्प्ले। एक्चुअली में ये देखो यहाँ पे मैंने लगाया है ना कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने डिफाइन किया, एक डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज किया है वेरिएबल को, बट उसका यूटिलाइजेशन में क्या उसके था। उसके ऊपर नहीं पब्लिक स्टैटिक उसको वॉइड डिस्प्ले एक सेकंड श्वेता, तुम लगाना सही है। भूल गए। हाँ वहीं पे। वो मेन मेथड में लगता है ये। अरे बाबा, वहाँ अपन अच्छा मेथड बना रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले ये, को। हाँ वहाँ हम्म है। ओके हम्म ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। मेरा कहना ये है हाँ कि मैंने यहाँ पे हाँ श्वेता प्लीज थोड़ा म्यूट कर लो। हाँ यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने डिक्लेयर किया है x को यहाँ पे, ठीक है, एक मेथड के अंदर, ठीक है, उसको इनिशियलाइज किया उस मेथड के अंदर। बट मैं यहाँ पे यूटिलाइजेशन का कहाँ पे कर रहा हूँ, इस मेथड के बाहर x का हाँ स्कोप मेथड के बाहर। एक्चुअली में। तो इस x का स्कोप क्या है, x का स्कोप इस दो मेथड के कर्ली अंदर ब्रेसेस इस ब्लॉक के अंदर है, करेक्ट, ठीक है। तो ठीक x है। का स्कोप क्या है, इसके बाहर आएगा, चेक करते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं इसमें सिंटैक्टिकल एरर तो नहीं है और कुछ, ये सब कुछ सही है। क्या नाम था, टेस्ट। जॉन जॉन। देखिए ये क्या चीज़ है, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, ओके। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे x, फिर इसके बाद आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, यहाँ पे दो एरर दिखा रहा है, क्योंकि दो मिनट दिखा रहा है ये तो। क्योंकि मैंने आपको अभी ये समझ में आ रहा है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे असाइन हुई थी, इससे ब्लॉक के बाहर जाने के बाद ये पूरी खत्म हो गई, ठीक है, अच्छा अच्छा। वो खत्म हो गई, उसका स्कोप ही खत्म हो तो गया। उसको तो उसके बाद अगर आप उसको फेच करने की तो कोशिश वो क्या करते हो तो आपको नहीं मिलेगा। बेसिकली वो ये कह रहा है कि एक्स है क्या, मतलब इसको साइन करो या कुछ करो, मतलब वो कुछ शायद ये मतलब होगा इसका, मतलब वो पहचान नहीं पा रहा है ये कंपाइलर की ये एक्स है क्या, क्योंकि इसको एक्स कहीं मिल नहीं रहा होगा। एग्जैक्टली ये एक्स का तो हम मतलब डिमांड कर रहे एक्स हैं, बिल्कुल खत्म बट हो गया, हाँ, मेमोरी से ही खत्म हो गया, हम्म, राइट। ये एक्स एक्चुअली में क्या है, इसकी हम डिमांड तो कर रहे हैं, बट एक्स एक्चुअली में अब एक्स है ही नहीं, ये आया यहाँ के बाद खत्म। जैसे मच्छर होते हैं ना, मच्छर हाँ होते हैं या हाँ फिर मक्खियाँ होती हैं या फिर हाँ। कीड़े होते हैं, उनकी लाइफ स्पैन रात तक ही होती है, सुबह को अगर आप डिमांड करेंगे तो नहीं हाँ, आएंगे, ठीक है ठीक ठीक है। है। ठीक है। तो बाकी एक सेकंड एक चीज पूछनी है हम्म, कि जैसे इस टाइप के एरर्स जो कि कंपाइलेशन पे आते हैं, क्या इनकी कोई लिस्ट मिल सकती है गूगल पे सर्च करूँ तो, मतलब दैट कुड बी क्वाइट इजी फॉर स्टूडेंट, जी समझा। या अपने को खुद को ही करना चाहिए। जो इस टाइप के एरर्स आते हैं वो कंपाइलर में आते हैं, उसका उसके बाद हाँ नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि ऐसे एरर्स की लिस्ट, मतलब कि कंपाइलेशन पे कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं, कब कैसे कैसे आते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इसमें स्कोप खत्म हुआ है तब एरर दिया है इसने। एग्जैक्टली। वैसे कोई किसी स्टेटमेंट में गलती नहीं है, मतलब स्टेटमेंट सारे सही हैं, हम्म, है ना, ग्रामेटिकली अगर वो पढ़ता है, लेकिन इसका स्कोप खत्म हो गया इसलिए इसने कंपाइलेशन दे दी। देखिए ये आइडेंटिफायर जो लिखा है, आइडेंटिफायर को हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड होता है, या तो मेथड हो सकता है, क्लास का नाम हो सकता है, या तो क्लास नहीं, वेरिएबल का नाम। वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम इससे होता अपने को पता चल जा रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल
जो है अपना वो एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे मिला ही नहीं है, इसको असाइन ही नहीं हुआ है कोई चीज। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ठीक एक्चुअली में ठीक है ठीक है। इसका इसको रीइनिशियलाइजेशन के लिए पूछ रहा है। ठीक, तो आप जो पूछ रहे हैं ठीक कि ठीक। अपने को पता होना चाहिए कि लिस्ट ऑफ जो एरर्स आ सकते हैं और ये सब, वो एक्चुअली में जो जैसे बिल्कुल जैसे हाँ। हम कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं तो उस तरीके से हमको पता चलते जा रहा है कि इस सिचुएशन पे ऐसा एरर आ सकता है, उस सिचुएशन पे ऐसा एरर आ हम्म, सकता है। तो ये प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस जब ठीक आप करेंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक है ठीक। अदरवाइज लास्ट में ठीक क्या है। होता है, जो रन टाइम में जो एरर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। हम्म, ठीक है, ये तो हमें यहाँ तो हमें जानने की जरूरत है ही, ये हम जानेंगे ही क्योंकि ये लूप होल्स हाँ। होते हैं। ये एक्चुअली में लूप होल है। लूप होल का मतलब ड्रॉबैक, हम्म ड्रॉबैक नहीं बोलेंगे, हम्म, लूप होल का मतलब गलती जो हमसे हुई है। ठीक है, गलती है हाँ। ऐसे ऐसे लड़के बिल्कुल। मतलब स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ओके, तो जब ठीक हम है ठीक है। एक्सेप्शन में करते हैं तो हमारे टाइप अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन आते हैं जो हमको पढ़ना पड़ता है। जैसे कि अगर हम अच्छा मैथ्स अच्छा डॉट रैंडम समझ या गया। फिर इस ठीक है। मैथ्स डॉट रैंडम और इस सब चीज़ों की यूज़ करते हैं तो हमें नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आता है। ओके, और उसी तरीके से अगर हम ठीक दूसरे है। यूज़ करते हैं तो हमें दूसरे दूसरे टाइप के एक्सेप्शन आएंगे जो कि मैं एक्सेप्शन क्लास में बताऊंगा। एक्सेप्शन क्लास एक्चुअली में थोड़ी सी बड़ी क्लास है। ठीक है, वो बहुत ईजी है, थ्योरेटिकल टाइप का। ठीक है। ठीक है, ठीक ओके। है। तो आपको मैंने बताया कि लोकल वेरिएबल एक्चुअली में क्या है। ठीक है, आपको मैंने ठीक बताया है। कि लोकल वेरिएबल एक्चुअली में क्या है। आप मुझे थोड़ा समझाएंगे। अ, जो है अपने मेथड के अंदर डिफाइन होते हैं और मेथड के बाहर निकलते हैं उनका स्कोप खत्म हो जाता है हम्म और वी कैन नॉट एक्सेस देम आउटसाइड क्लास और मतलब आउटसाइड मेथड हम्म और उनको इनिशियलाइज करना जरूरी है। मतलब जो मतलब हम उसको खाली बिना एक तो वो चीज में समझ में आई नहीं थी वो पहले जब अपन ने पढ़ा था कि हम जैसे इंट एक करके छोड़ दें अगर तो क्या कोई एरर आएगी नहीं प्रिंट आएगी। का प्रिंट चलिए, ये देखिए, है ना। आपने ये बोला अगर इन एक्स इज इक्वल टू करके छोड़ दिया, मीन्स सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया। हाँ हाँ ठीक, डिक्लेयर करके छोड़ दिया मतलब हाँ। इसको मैंने हटा तो दिया। उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है हाँ। अपने उसमें ये था कि इनिशियलाइज करना जरूरी होता है हाँ, तो इनिशियलाइज करना जरूरी जबकि होता है स्टैटिक तब। जबकि ग्लोबल के लिए जरूरी नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये हम लोगों ने एक्चुअली प्रोग्राम किया था। मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म। अगर मैं इसको सेव करूँ। राकेश, हाँ श्वेता। x is a local variable, right? यस, ओके, तो जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है। नहीं डिक्लेयर नहीं, इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ, एक सॉरी मिनट। सॉरी, हाँ, इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। करेक्ट, एंड ग्लोबल वेरिएबल को हम विदाउट इनिशियलाइजेशन यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि क्या होता है जब हम ग्लोबल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय हाँ जब हमारा कंस्ट्रक्टर उनको इनिशियलाइज करता है, एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर हम आगे में आएंगे, हाँ तो वो हाँ हाँ, कंस्ट्रक्टर उनको इनिशियलाइज करने के बाद डिफॉल्ट वैल्यू दे देता है। ओके, ओके बट ये जो हम अभी मोहित हम लोग जो लोकल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, लोकल वेरिएबल में हम लोगों ने डिक्लेयर किया है और यहाँ से मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसका यूटिलाइजेशन मतलब कि प्रिंट कराने का जो एक्स का वैल्यू है मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या आना चाहिए यहाँ पे, क्या मुझे कोई एरर आना चाहिए। कोई अ, भी टेस्ट डॉट, देखिए कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आ। अगर मैं इसको ये भी करता हूँ कुछ प्रिंट होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा नहीं क्योंकि मैंने नहीं। यूटिलाइज ही नहीं किया। ठीक है, नल। हम्म, अब यहाँ पे मैं इसको यूटिलाइज करता हूँ बट मैं जो इसको बाहर नहीं, अब अंदर ही एरर आएगा। इसको अंदर ही करता हूँ। ठीक है, अंदर ही किया। हम्म, अभी तो कोई कंपाइलेशन इशू नहीं आना चाहिए क्योंकि सिंटैक्टिकल एरर कोई है ही नहीं। इसको मैंने सेव किया। ठीक है, फिर ये प्रिंट क्या करेगा। प्रिंट नहीं कर पाएगा ना एरर तो देगा। किस टाइप का मोहित आपको मैंने बताया था। ये देखिए, अब मैं इसको अगर ऐसे करता हूँ, वेरिएबल x might not have been initialized।
तो अभी इससे हम क्या समझते हैं, यस यस हम लोग जब ग्लोबली हम जब डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, तो हमें कोई भी उसको वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसको डिक्लेयर कर दें तब भी चलेगा। इनिशियलाइजेशन उसका ऑब्जेक्ट में अपने आप हो जाता है बाई इट्स डिफॉल्ट वैल्यू, ग्लोबल वेरिएबल। बट जब हम मेथड के अंदर आते हैं, तो मेथड में अगर आप जब तक डिक्लेयर किए तब तक चलेगा, जब तक आप इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे तब तक तो चलेगा। लेकिन जैसे ही अगर आप चलेगा। उसको ये मेथड आप उसको यूटिलाइज करने जाते हैं, यूज करना है। हाँ हाँ, मैंने आपको बताया था कि जेवीएम बहुत ज़्यादा बिल्कुल। जोर नहीं लेता लोकल वेरिएबल्स के लिए, जेवीएम बहुत ज़्यादा बॉर्डर्ड रहता है ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए, क्योंकि लोकल वेरिएबल्स की लाइफ स्पैन उस ब्लॉक तक ही होती है, तो उसके लिए लोड क्या लेना है एक्चुअली में, करेक्ट? ठीक है। ओके। ओके ओके। तो इसमें क्या हुआ, जब मैं इसको यूटिलाइज करने गया तो इसके पास कोई भी जेवीएम ने इसको कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू दी नहीं थी, इसलिए लोकल जो वेरिएबल है उसके लिए जेवीएम बॉर्डर्ड रहता ही नहीं है, इसलिए इसके पास कोई भी लोकल वैल्यू है नहीं। ठीक है, इसलिए जब हम इसको ठीक यूटिलाइज है। करने जा रहे हैं, इसको जब हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं, तो हमको क्या दिख रहा है कि x खाली है। कैसे? वेरिएबल x माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, और ये पॉइंट आउट क्या कर रहा है, x को। बिल्कुल। ठीक है मोहित, तो जिस तरीके का आप बिल्कुल वो बिल्कुल सही पूछ है। रहे हैं ना कि लिस्ट ऑफ जो इश्यूज होते हैं, वो इस हाँ हाँ तरीके से नहीं हम नहीं। लोग इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये सब चीज़ मैं मेंशन कर रहा हूँ, आपने नोट्स ठीक है। में ठीक है। ओके, ओके। ये हुआ। ओके, तो अब ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल्स में हम लोग जानते हैं, ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड द मेथड बट इनसाइड द क्लास होते हैं। बिल्कुल। ये एक्चुअली साफ नहीं दिख रहा है, सॉरी। सबसे पहले लोकल वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स विच आर आइडेंटिफाइड अंडर मेथड और इनसाइड मेथड, करेक्ट। लोकल वेरिएबल इज यस। प्योरली डिपेंडिंग अपॉन द मेथड मॉडिफायर। ठीक है, मॉडिफायर। स्टैटिक है, ठीक है। नॉन स्टैटिक है। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। if a method is static, variable will get loaded in static memory। ठीक है, अगर लोकल वेरिएबल भी यस। अगर आप यहाँ पे स्टैटिक रखते हैं ना, यहाँ पे अगर आपने स्टैटिक रख दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या लोड हो जाएगा अपना उसमें स्टैटिक ब्लॉक में, स्टैटिक ब्लॉक ऑफ हीप मेमोरी में, करेक्ट। ओके, करेक्ट। ठीक है, तो वो हमारे पास जब भी जो कोई भी एलिमेंट है वो स्टैटिक, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम लोग मोहित, हम लोग जब जो भी चीज़ हम लोग हाँ स्टैटिक कीवर्ड के साथ लिखते हैं, करेक्ट, तो अपने को ये पता है हाँ हाँ बिल्कुल। वो एलिमेंट स्टैटिक ब्लॉक में तुरंत के तुरंत क्लास लोडर डाल देता है, और उस बिल्कुल। स्टैटिक ब्लॉक से हमारे पास वो सारी चीज़ें लोड हो जाती है स्टैक में। तो ऑल द टाइम हमारे पास स्टैटिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्टैक में मौजूद मौजूद रहते हैं। तो मौजूद। अपने को ये पता चला ना कि स्टैटिक हम लोग कब कब यूज करना चाहिए, जो जो एलिमेंट्स का हमें बार बार या फिर बहुत ज्यादा एलिमेंट्स जो ज्यादा जरूरी है उन सबको लिखना चाहिए स्टैटिक में, उनके करेक्ट। लिए करेक्ट करेक्ट। हाँ, ओके। If a method is non-static, it will get loaded into an object नॉन स्टैटिक। by JVM under non-static memory। बिल्कुल परफेक्ट। हाँ तो देखिए, public static void demo int y is equal to 20 public static public void test। अगर ये public void test है तो ये डेमो इधर जाएगा। अब पब्लिक वॉइड टेस्ट जब बिल्कुल। एग्जीक्यूशन होगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा न्यू कीवर्ड और ऑपरेटर के द्वारा। और एक्चुअली में ये इंट z इज इक्वल टू 30 कब होगा, जब जेवीएम ये जाएगा फाइल में से नॉन स्टैटिक एलिमेंट्स को इसमें लोड कर देगा, करेक्ट। करेक्ट। ये हुआ ये तो देखो। ग्लोबल वेरिएबल्स। अभी बहुत कुछ है इन सब में ग्लोबल वेरिएबल्स, इसलिए मैं आपको बार बार इसको ताज़ा करते रहता हूँ। These are the हाँ ये variables अपन पढ़ चुके हैं वैसे ये। These are the variables that exists within the class outside the method and constructor। constructor एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे।
ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। अभी तक हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में देख ही लिया है। स्टैटिक वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स स्टैटिक भी हो सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स नॉन स्टैटिक भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, ग्लोबल नॉन स्टैटिक भी हो सकते हैं। हाँ हाँ, ये देखिए नॉन स्टैटिक ही है, ये स्टैटिक है। अच्छा ये, हाँ हाँ ये ठीक है, ये थोड़ा सा ये तो क्या चीज ठीक है। हाँ ये चीज अपन ने करी थी वैसे। तो अभी तक मेरा यही था कि हमेशा स्टैटिक लगाते हैं तभी हम उसको ग्लोबली यूज कर सकते हैं, लेकिन अपन ने एक एग्जांपल में बिना स्टैटिक के भी यूज किया था। हाँ अभी कल जो एग्जांपल था क्लास वाला, जिसमें अपन ने लास्ट में 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे, हाँ। है ना? तो वो चीज है, ठीक है ठीक है। अब अब देखते हैं एक अलग टाइप का ये है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड। मैंने आपको बोला फ्लोट ए, आपको क्या बोला, ये क्या है एक्चुअली में? आर्ग्यूमेंट्स है ये। आप आज हम लोग आर्ग्यूमेंट्स को समझते हैं। सिस्टम डॉट ये यहाँ पे मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ ए को, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल को यूटिलाइज हम लोग स्टेटमेंट में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पब्लिक स्टैटिक void main string array args ना, args ये हुआ। और इसके बाद मैं कर रहा हूँ ऐड। अब जो मैं डालने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं हम पैरामीटर। 10.8 f। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया एक्चुअली, आपको लग रहा होगा, बट ये एक्चुअली में डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, इतना भूल जाइए, ये क्या चीज़ है ये भूल जाइए। सबसे पहले मेन मेथड पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे आर्ग्स। यहाँ पे जो मैंने मेथड पहले लिखा हुआ है इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। अभी तक मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया करता था, ठीक है। बिल्कुल। अभी तक यहाँ कोई वैल्यू नहीं जाती थी, हमेशा ऐसे रहता था, ठीक है। बट बिल्कुल। अब मैं सोच रहा हूँ जब भी तुम ऐड को बुलाना ना भाई, इस तरीके से जब भी तुम ऐड को बुलाना, ओके, तो ऐड को ऐड में एक वेरिएबल लगा हुआ है जो कि एक्सेप्ट करेगा ए वेरिएबल है, और उसका डेटा टाइप भी मैंने लिख रखा है फ्लोट, मतलब कि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लेगा, मतलब डेसिमल वैल्यू लेगा, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जब वेरिएबल हम लोगों ने क्या यहीं पे यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ भी करते हैं, बट हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में इसको डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अब ये जब आर्ग्यूमेंट में डिफाइन कर रहे हैं और उसका वैल्यू डिक्लेरेशन हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया, बट इनिशियलाइजेशन के लिए वैल्यू हम लोग कहाँ पे दे रहे हैं, मेन मेथड में। मेन मेथड में जब इसको कॉल कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे इसको वैल्यू दे रहे हैं इस तरीके से 10.8f, ठीक है। ठीक है, अब ठीक इसको है, अगर हम एग्जीक्यूट कराते हैं, तो अपने को क्या करेगा, वो हमेशा जो नीचे मेन मेथड से है वो वैल्यू लेकर के जाएगा ऊपर में। देखिए कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आया, ये यहाँ से जो वैल्यू एक्चुअली आई है वो शूट हो जाएगी इधर, रिसीव हो जाएगी इधर, और सिंस यहाँ रिसीव हो गई है, ठीक है, इनिशियलाइज हो चुका है ए, बट यूटिलाइज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं अगर यूटिलाइज ठीक है। करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, जावा इंटरप्रेटर को बुलाया मैंने, टेस्ट 10.8 रिसीव हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कराया था मैंने, 10.8 रिसीव हुआ। देखिए रिसीव हो गया। समझ ऐड 10.8 एफ, ये गया, ये आर्ग्यूमेंट, ये पैरामीटर था। पैरामीटराइजेशन भी एक कॉन्सेप्ट होता है सिलेनियम में, पैरामीटराइजेशन। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ये डिक्लेरेशन पहले से था, आपने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियलाइजेशन के बाद ये थर्ड स्टेप आपने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया। विंडोज। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली में ये जिस तरीके से ये प्रोग्राम है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये मिलेगा, और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम भी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। बस हमको ये समझना था कि एक आर्ग्यूमेंट और एक पैरामीटर भी होता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये लेता हूँ, ये था मेरा बूलियन स्टेटस, स्टेटस मेरा वैल्यू हो गया, बूलियन मेरा डेटा टाइप हो गया, मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे मैं देता हूँ फॉल्स, और यहाँ पे मुझे प्रिंट कराना होगा क्या, स्टेटस। स्टेटस क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये मैं वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा ना, तो उसकी वैल्यू आएगी। ये वेरिएबल एक्चुअली में, वेरिएबल मतलब कि ये कंटेनर एक्चुअली में होल्ड क्या करता है, ये वैल्यू फॉल्स, ये जाएगा यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो मेरा प्रिंट क्या होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, फॉल्स प्रिंट हो गया। ठीक है, फॉल्स प्रिंट हो गया। ओके, देखिए ये जो लिटरल है, लिटरल मैंने क्या बोला था, कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर की बात है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बूलियन, बूलियन स्टेटस इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, ये हो गया मेरा डेटा टाइप, ये हो गया मेरा वेरिएबल का नाम जो कि यूजर डिफाइंड होता है, ये हो गया मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन कर रहा है इस वेरिएबल को ये वैल्यू जो कि बूलियन टाइप की है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, एक्चुअली में लिटरल, लिटरल मतलब वैल्यू। ओके, ये हो गया बूलियन अपना डेटा टाइप, ये हो गया वेरिएबल यूजर डिफाइंड। असाइनमेंट ऑपरेटर ये जो असाइन हो रहा है इसको वैल्यू, वैल्यू मतलब कि ये लिटरल। ठीक है, ये इस तरीके से है। ठीक है, ठीक। अब इसको हम किस तरीके से करते हैं, दूसरा क्लास ऐड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड। अब ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इंट ए, इंट बी, इंट सी, यहाँ पे इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट ले लिया, इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए वेरिएबल बी वेरिएबल सी, और इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट करें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग अरे आज। ये बहुत बेहतरीन वो है, इसको हम सॉल्व करते हैं इधर से। पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड हो गया, एक ही बार में देखिए तीन वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करेंगे, और ये कॉमा से सेपरेट कितने डिक्लेयर कर सकते हैं, एग्जैक्टली कितने भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ, और ये हम सेपरेट कैसे कर रहे हैं, इंट सी कॉमा से हम सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये हुआ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे जो भी मेरे को वैल्यू रिसीव होंगी उन सबको मुझे कुछ मैनिपुलेट करना है। जैसे इंट, इंट नहीं लिखो पहले, आपको ये समझना है, ए करना है प्लस बी करना है प्लस सी करना है, करेक्ट। ये कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा, स्टोर करता हूँ मैं सम में, जहां पे भी स्टोर करूंगा वो किसी टाइप की इंट वैल्यू ही होगी, इंट डेटा टाइप होगा। ठीक है, अभी हो गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, ये हुआ इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, नहीं डबल कोट से जुड़ जाएगा। अभी मैं कर रहा हूँ सम ऑफ
3 डबल कोट की जरूरत नहीं है। numbers अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी। sum of 3 numbers, यहाँ पे कंकैट करा दिया सम। प्लस सम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं, ये मेरा मेथड का नाम है, ये ऐड, यहाँ पे मैंने लिखा है ऐड। अब यहाँ पे मुझे ये तीनों की वैल्यू पास करानी है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये समझ लीजिए, एग्जीक्यूशन मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एग्जीक्यूशन लेफ्ट टू राइट होता है। तो ए है, बी है, सी है, तीनों के तीनों एक ही टाइप के डेटा टाइप्स हैं। तो क्या मैं इन सबको वैल्यू इस तरीके से दे सकता हूँ, 30, 50, 60, ठीक है। एग्जीक्यूशन लेफ्ट टू राइट होगा, तो क्या इसका आंसर करेक्ट आएगा जो मैं सोच रहा हूँ? कितना आना चाहिए? 5, 3, 8 और 8 से 14, 140, 140। करेक्ट। तो देखें, यहाँ पे देखते हैं हम, नो कंपाइलेशन एरर। अब मैं इंटरप्रेटर को बुलाता हूँ, 140। तो अपने को ये अपनी लर्निंग क्या है, यहाँ पे अपने को ये समझ में आया कि हम यहाँ पे जो भी वैल्यू, सबसे पहले तो ये दे रहे हैं कि हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं जो कि कॉमा से सेपरेट हो सकते हैं। प्लस यहाँ से हम मेन मेथड से जब भी हम इसको कॉल करेंगे, जब भी हम मेथड को कॉल करेंगे जिसमें आर्ग्यूमेंट है, उसको हम वैल्यू यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हैं। प्लस तीसरी चीज, हम जो भी यहाँ पे वैल्यूज, जिस भी टाइप के डेटा टाइप्स लिखे हैं, अगर मान लीजिए आप बीच में फ्लोट होता तो यहाँ पे पहले इंट, फ्लोट, इंट मैं लिखता, ठीक है। मतलब कि लेफ्ट, इस तरीके, हाँ, लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है। ठीक है। राकेश, हाँ श्वेता, आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक यहाँ पर इंटीजर है हमारा वेरिएबल, राइट? करेक्ट। तो हम आउटपुट चाहते हैं फ्लोट में, तो इज दैट पॉसिबल? मतलब कर सकते हैं ना टाइप कास्टिंग? कैसे करेंगे उसको? इंट को तुमको चाहिए फ्लोट में, हाँ, हमारा आउटपुट फ्लोट चाहिए। फ्लोट SUM, ये कैप्स में है क्योंकि जावा अपना केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें फ्लोट इस तरीके से, मेरे हिसाब से फ्लोट ब्रैकेट में आएगा, आई थिंक। नहीं आएगा, पता नहीं। एक सेकंड मुझे, लेकिन फ्लोट सम इज इक्वल टू राकेश, एक चीज, एक क्वेश्चन था इसमें ही कि मतलब फ्लोट तो बड़ा है और इंट में सबसे छोटा है, तो आई डो हमें जरूरत पड़ेगी क्या कन्वर्जन की? नहीं, मतलब कन्वर्जन डायरेक्टली फ्लोट, डायरेक्टली अगर हम फ्लोट कोई वेरिएबल ले लेंगे तो डॉट जीरो के साथ में प्रिंट कर देगा 140.0, आई थिंक। क्योंकि वो वैसे भी मतलब, आप बोल रहे हैं बिना इसके, इस, हाँ बिना इसके हो जाएगा ऐसे? तो अगर ये उल्टा, हाँ नहीं, एक्चुअली में क्या होता है कि हम जब हम फ्लोट का टाइप कन्वर्जन पढ़ेंगे ना, तो अपने को पता चलेगा कि फ्लोट का जो अरेंजमेंट है, डेटा का अरेंजमेंट है, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसका जो है अपना इंट का है वो अलग है। जैसे कि हम फ्लोट में क्लास में एक बेंच होती थी जिस पे एक बेंच पे 2 लोग बैठ सकते थे, ठीक। और इंट का आप समझ लीजिए एक चेयर पे एक ही लोग बैठ सकते हैं, जो चेयर होगी, बेंच और चेयर की बात कर रहे हैं। तो इसमें अरेंजमेंट फ्लोट में और इसमें अलग है, इसलिए हमको जो कन्वर्जन करना पड़ता है एक्सप्लिसिट, मतलब जबरदस्ती,
ठीक है, तो फ्लोट के बाद मान लीजिए अपना 140 है, 140.8 है, ठीक है। अगर मैं इसको इंट में कन्वर्ट करता हूँ, तो कितना आएगा, 140 आएगा। मेरा 8 का लॉस है, तो डेटा लॉस की कन्वर्जन जो कि कमांड प्रॉम्प्ट में दिखाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी वैल्यू है, ये एक बड़ी वैल्यू है, तो दोनों अलग है, इसलिए एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो इसको मैं भी हटाता हूँ और कन्वर्जन करके देखता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। ठीक है। कोई कंपाइलेशन एरर नहीं। इसको लिया ही नहीं। ये डॉट जीरो नहीं लगा। कन्वर्जन हुआ नहीं। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे असाइन ही कुछ और किया है। ओह legal start of expression, ये आ गया श्वेता, मोहित, ये देखिए ये मैंने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करा लिया, ठीक है। सम ऑफ थ्री नंबर्स इज इक्वल टू 140.0। कैसे? इस तरीके से मैंने एक्चुअली मैं ये वेरिएबल को यूज कर रहा था, इसलिए वो वैल्यू आ रही थी, ठीक है, जो कि मुझे ये यूज करना था। या हाँ समझ गई। ठीक है, तो अपन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करा सकते हैं, बट इसमें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी होता है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी होता है, वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, अब अपन देखते हैं, क्रिएट ए क्लास ऑन द नेम ऑफ सब्सट्रैक्शन विथ अ जेनरिक, मतलब सेम चीज ऐसे ही करनी है आपको, ठीक है। नोट, if a method is defined with argument, while calling a method it is mandatory that we should pass a value depending on the type of the argument. जैसा भी हम लोग यही बात कर रहे थे। if अगर मान लीजिए आपको पता है कि if a method is actually defined with an argument, when we are calling this method, ये calling है ना, method call है ना, ये method call है, तो जब ये it is mandatory to provide a parameter or value इस आर्ग्यूमेंट के लिए जब भी हम उनको कॉल करते हैं, करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्लास एडिशन वन पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले स्ट्रिंग str, मतलब कि अभी ये क्या लेता है, स्ट्रिंग वैल्यू लेगा और हम वो वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डिस्प्ले यहाँ पे अपना हो गया क्यू स्पाइडर हो गया, या फिर अपना ले लीजिए आपका नाम हो गया मोहित हो गया, या फिर कुछ।
ठीक है। अब अपने को पढ़ना है रिटर्न टाइप ऑफ अ मेथड। ठीक है। ये थोड़ी बढ़िया चीज है, इसको हम ध्यान देते हैं। ठीक है। एक्चुअली मैं रिटर्न टाइप ऑफ मेथड क्या था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड t1 यूजर डिफाइंड मेथड हो गया यहाँ पे जीरो आर्ग्यूमेंटेड मेथड है, ठीक है। तो अपना हम जो भी कोड एक बार हम करेक्ट, जो भी मेथड हम लिखते हैं उसके बाद में एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जैसे कि जो अपना वॉइड है ना, इसको हम डिफॉल्ट रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हैं। ये रिटर्न करता है क्या, जब अगर कुछ भी नहीं है रिटर्न के लिए तो क्या ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है। ठीक है। क्या रिटर्न करेगा फिर? वैल्यू बाद में मैं आपको बताता हूँ। वैल्यू। देखिए यहाँ पे अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट, अगर हम जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या हम रिटर्न और ये कोलोन लिखते हैं क्या? अभी तक हम लोगों ने लिखा क्या? अभी तक हम लोगों ने नहीं लिखा, नहीं लिखा ना। तो ऐसा इसमें क्या होता है कि जब भी हम नहीं लिखते रिटर्न स्टेटमेंट, तो कंपाइलर जब कंपाइल करके डॉट क्लास फाइल बनाता है, वो हर एक मेथड के बाद एक रिटर्न स्टेटमेंट, डिफॉल्ट रिटर्न स्टेटमेंट डाल देता है, जो कि जीरो आर्ग्यूमेंटेड होता है, ठीक है। आप डाले ना डाले, जब डेवलपर नहीं डालता है तो उस समय कंपाइलर खुद डाल देता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं t1 मेथड को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि जीरो आर्ग्यूमेंटेड है, इसलिए इसका वॉइड जो रिटर्न टाइप है वॉइड है, ठीक है। अब देखते हैं इसको। if there is a if there is a data or value available between return and a semicolon, देखिए यहाँ रिटर्न अभी तक हमारे जो हमारा डिफॉल्ट रिटर्न स्टेटमेंट था, ध्यान से देखिएगा, ये सेमीकोलन और रिटर्न के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सेमीकोलन और रिटर्न के बीच में एक वैल्यू है, ठीक है। तो वो वैल्यू कहीं पे स्टोर करने के लिए तो चाहिए, ठीक है, कहीं पे स्टोर करने के लिए चाहिए। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें हम गए यहाँ पे कैरेक्टर ch, ये एक्चुअली में क्या है, अपना कैरेक्टर है, क्योंकि सिंगल कोट्स में कैरेक्टर ch बनाया इज इक्वल टू t1, ठीक है। t1 अपना मेथड हो गया। ये कहीं ना कहीं पे अपना ये जो वैल्यू है कहीं ना कहीं पे कैच होना चाहिए, वो आएगा, वो यहाँ पे कैच हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे system.out.println कराते हैं, ठीक है। एक सेकंड, system.out.println जब कराते हैं आप उसकी इस वेरिएबल को, तो आपका ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं। आपने एक कोई सा भी यूजर डिफाइंड मेथड बनाया, यूजर डिफाइंड मेथड जब बनाया, उसका एक अगर आप कोई ना कोई एक उसके अंदर रिटर्न वैल्यू डाल रहे हो, रिटर्न और कोलन के बीच में कोई वैल्यू डाल रहे हो, उसी के बेस पे आपका उसका रिटर्न टाइप होना चाहिए। अब मैं समझाता हूँ क्या। पब्लिक स्टैटिक वर्ड, ये कैरेक्टर है तो इसका कैर होना चाहिए, अगर यहाँ इंटीजर होता तो यहाँ इंट होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको बहुत सारे मेथड में फ्रेमवर्क जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको ये दिखेगा। अभी तक हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड बोल रहे थे, क्योंकि उसका रिटर्न टाइप कुछ था ही नहीं, डिफॉल्ट रिटर्न टाइप था। डिफॉल्ट मतलब कि कोई वैल्यू थी ही नहीं, उसको कोई वैल्यू पास ही नहीं करा रहे थे। तो अब यहाँ पे जब भी जो भी आप रिटर्न का वैल्यू पास कराएंगे, ये यूजर डिफाइंड है, ये कंपाइलर डिफाइंड नहीं है, ये यूजर डिफाइंड है। तो अब आप यहाँ पे सेमीकोलन और रिटर्न के बीच में कोई भी वैल्यू डालेंगे, उस बेसिस पे उसका डेटा टाइप यहाँ पे लिख जाएगा मेथड में, अदरवाइज आपको एरर थ्रो करेगा, ठीक है। इक्लिप्स में आप जब भी करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर दिखाएगा, क्योंकि वो इसके कंप्लायंस में है ही नहीं, मतलब ये इसके रूल को फॉलो नहीं कर रहा। अब इसको कहीं ना कहीं तो प्रिंट कराना होगा, या फिर कहीं ना कहीं इसका यूटिलाइजेशन होगा इस कैरेक्टर का, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं कैच करने के लिए कोई वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है।
तो इसको कैच करेगा। यहाँ पे अगर आपने एक लिखा है T1 मेथड से कैरेक्टर CH, डेटा टाइप का आपने लिख दिया, एक वेरिएबल लिख दिया इज इक्वल टू मेथड जो T1 है, तो T1 ये था, T1 का रिटर्न टाइप ये है, T1 का रिटर्न टाइप ये है, और तो इसलिए इस मेथड की वजह से यह T1 अपना जो अपना कैरेक्टर है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं SOP CH। तो अभी हम समझते हैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से। Every method will have a return statement to the end of the method। ठीक, समझ रहे मोहित? Every method will have a return statement to the end of the method between return and a semicolon. If no data is available, then it is called a default return statement। देखिए मैं जैसे अभी बात करता रिटर्न और वो डॉलर का सिंबल था, उसके बाद क्या बोलते हैं सेमीकोलन था। अगर डॉलर होता ही नहीं, रिटर्न और सेमीकोलन होता तो क्या होता? कंपाइलर जब कंपाइलर जब डॉट क्लास फाइल बनाता है तो अपने आप वो एक डिफॉल्ट रिटर्न स्टेटमेंट डाल देता है, जो कि बीच में रिटर्न और सेमीकोलन के बीच में कोई वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट रिटर्न स्टेटमेंट। अगर हम लोग यूजर डिफाइन कर रहे हैं तब भी वो चल जाएगा, ठीक। बट अगर हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं रिटर्न और उसके पीछे वैल्यू डाल रहे हैं, तो उसको होल्ड करने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा और इसको यूटिलाइज करने के लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। For default return statement, void is a return type. For default return statement जो कंपाइलर बनाता है उसके लिए रिटर्न टाइप क्या है? void। ठीक है। If user is not defining a return statement in a method, compiler will generate a return statement and it is called default return statement। ठीक है, इस प्रोग्राम को करें। ठीक, हाँ। यहाँ पे मैंने void लिखा है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? रिटर्न सेमीकोलन चलेगा। ठीक है, जो कि डॉट क्लास फाइल में अपना जो कंपाइलर है वो लगा देता है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक void main string array args। यहाँ पे मैंने बस T1 को यूटिलाइज करने के लिए बस बुलाया, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, अच्छा सॉरी पब्लिक। वही हमने कोई वैल्यू दिया तो इसलिए कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। आप देखिए एक बार, ठीक है, मतलब ये कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। तो फिर ये अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ डॉलर, ठीक है, अगर मैं यहाँ डॉलर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे void डिफॉल्ट रिटर्न जब होता है, जैसे अभी मैंने लिखा था इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है, तब यहाँ पे void चलता। देखिए हाँ हाँ,
ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया तो ये डिफॉल्ट रिटर्न स्टेटमेंट है, जो कि डॉट क्लास फाइल में तो अपना कंपाइलर भी डाल देता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग हाँ, वॉइड यूज मतलब हमें करते इसकी हैं। जरूरत। हाँ, इसमें हम्म, रिटर्न स्टेटमेंट में हम कोई रिटर्न इन रिटर्न कोई वैल्यू ले रहे हैं क्या? नहीं कोई कोई नहीं ले रहा नहीं। है, इसलिए वॉइड है। अगर इन रिटर्न कोई वैल्यू लेते हैं तो कहीं ना कहीं तो उसका डेटा टाइप होना चाहिए ना, क्योंकि हम जो भी वैल्यू लेते हैं वो यहाँ पे दिखता है ना। यहाँ पे इसलिए मैं डॉलर ले रहा हूँ, डॉलर क्या है, कैरेक्टर है, तो यहाँ पे क्या क्या रहा है। चेक ठीक है, करना पड़ेगा। अब यहाँ ठीक। पे T1 मेथड है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, होल्ड करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना इसको, तो मैं ले लेता हूँ कैर सी एच। अब कैर सी एच क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको ये तो कर लिए, बट हम लोग सिस्टम, अब इसको यूटिलाइज करें, प्रिंट एलन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सी एच प्रिंट कराता हूँ। एक मिनट, ये स्पेलिंग कैर की स्पेलिंग है जी, ऊपर। ये मेन मेथड में कैर की स्पेलिंग, कैरेक्टर की स्पेलिंग। थैंक्स। ठीक। सही हो गया, ये हुआ। हाँ ठीक। नो कंपाइलेशन इशू, डॉलर प्रिंट किया। अब इसका महत्व समझिए क्या है। यहाँ पे सबसे पहले आप ये ब्लॉक हो गया अपना T1, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक रिटर्न वैल्यू है ये, ठीक है, वो रिटर्न वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं मेन मेथड में। किस तरीके से, कैर सी एच इक्वल टू T1, ये मेथड हो गया, कैरेक्टर डेटा टाइप हो गया, ये वेरिएबल हो गया जो कि होल्ड करेगा इसकी वैल्यू को, रिटर्न टाइप है, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी वैल्यू, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे मैं देता मोहित, क्या क्या आता, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। यहाँ पे अगर मैं देता हूँ यहाँ क्या आता, इंट, इंटीजर। इंट आई। राइट राइट। बाकी जी एक से एक पूछना था। जी जी। मतलब इसमें जैसे ये कॉलिंग कैसे होगी, मतलब T1 हमने कॉल किया है ना अच्छा, आप इसका मेन में। एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, T1 कॉल किया, उसके बाद ये रिटर्न, मतलब ये जाएगा तो T1 पे, तो T1 पे कुछ है नहीं, तो फिर ये रिटर्न वाला मतलब ये चलेगा कैसे? चलो, हाँ, रिटर्न में जाएगा पहले, या T1 को कॉल करने के बाद रिटर्न में जाके फिर प्रिंट करेगा ये वापस, ऐसा? देखिए, ये एक्चुअली में कॉलिंग मेथड है, ठीक है। जब हम इसको कॉल कर हाँ। रहे हैं तो इनिशियलाइज भी यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के लिए, इनिशियलाइजेशन के लिए हम इसको बोल रहे हैं T1 मेथड में जाना। T1 मेथड में हम जब जा रहे हैं तो अपने को ये पता है कि T1 मेथड में भी एक डेटा टाइप लिखा हुआ है, तो अपने को पता है कि डेटा किस टाइप का रिसीव होने वाला है, उसी के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन कर दिया है, ठीक अच्छा। है, इस वेरिएबल के लिए जहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो T1 मेथड में जैसे ही वो गया ठीक है। तो उसको पता चला कि एक रिटर्न स्टेटमेंट है, मतलब कि इसको कहीं ना कहीं से एक यूजर एक नंबर दे रहा है, ठीक है। तो उसको होल्ड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो जब ये T1 मेथड में गया मतलब तो अगर इसको ये ये क्या डिसअपियर हो जाएगा, ये डिसअपियर हो जाएगा, ये T1 मेथड डिसअपियर हो जाएगा एक वैल्यू से, 1 2 4, ये कोई भी एक वैल्यू जो यहाँ पे होगी, ठीक है। T1 मेथड में बस बता रहे कि जो तुमको जरूरत है वो उस वहां पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। नंबर रिसीव हो गया, ओके। ओके।
अगर हम इस मेथड में कोई वैल्यू डाल देते डायरेक्ट तो आर्ग्यूमेंट टाइप में, तब फिर ये रिटर्न वाली वैल्यू लेता या मेथड वाली वैल्यू लेता, पता नहीं, वो फिर अलग होता। मैं समझा नहीं, आर्ग्यूमेंट में आप डालने की कोशिश मतलब कर। अभी हाँ, आर्ग्यूमेंट में अगर 1 2 3 डाल देता मैं, मतलब इंट जो भी है अपना मेथड का नाम है उसके अंदर ही कुछ इंटीजर डाल देता 1 2 3, तो फिर ये कौन सी वैल्यू लेगा? आप इसको इस जब तरीके से उसने यूटिलाइज, आर्ग्यूमेंट्स किए थे। हम्म, इस तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश कर। इसको एक्चुअली में दिस कीवर्ड होता है एक, उस तरीके से यूज करना होगा, मैं इसको बाद में बताता हूँ आपको। चलो ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक। अब इसको इसी ऐसे ही देखते हैं यहाँ पे। स्टैटिक यहाँ पे मारता हूँ मैं डबल, ठीक है, और ये हो गया अपना, यहाँ पे रिटर्न करता है यहाँ पे वैल्यू 10.8, ठीक है, जो कि ये यूजर डिफाइंड है, ये यूजर डिफाइंड रिटर्न स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डिफॉल्ट डी, और डी है तो ये डबल, करेक्ट। यूटिलाइज करने के लिए इसको, इस वेरिएबल को मैं कॉल कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब मैं इसको ये करता हूँ, सेव करता हूँ। $10.8 रिसीव हो गया। बिल्कुल। अब इसी तरीके से मैं आपको ये भी दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग वैल्यू, ये लॉन्ग में पहले नहीं लिख सकता, मुझे यहाँ पे लॉन्ग जो होता है इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है, वेरी लॉन्ग लिखना रहता है अपने को वैल्यू, जैसे धरती से सूरज की दूरी, वो सब वैल्यूज, लाइट ईयर्स। तो ये मैंने क्या लिखा है, एल, ठीक है, 100 के बाद एल, लॉन्ग की वैल्यू, जैसे फ्लोट के बाद एफ लिखते हैं ना, लॉन्ग डेटा टाइप है, ओके। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, क्या वेरिएबल का नाम बना दिया मैंने, इसकी क्लैरिटी 100, ये लॉन्ग वैल्यू है, इसको अगर हम कितना भी डाल देते हैं, सिंस ये लॉन्ग वैल्यू था इसलिए इतना इसने इंटीजर से भी ज़्यादा वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है। ओके। ओके मोहित, मैं आपको इसकी क्लैरिटी और दूंगा कल। रिटर्न स्टेटमेंट एक्चुअली में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है, ओके। सो एज ऑफ नाउ ठीक आपके है। पास कोई क्वेश्चन या फिर कुछ ऐसा? नहीं, क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है, मतलब ये तो समझ में आ गया जो भी था, वाइड और बिना वाइड के, मतलब रिटर्न रिटर्न टाइप वाला। ओके, अब इसमें बस ये था कि रिटर्न में जैसे सिंपली अपन वैल्यू दे रहे हैं ना अभी, तो रिटर्न में हम मान लो कुछ पैरामीटर्स असाइन, इनिशियलाइज, डिक्लेयर, इनिशियलाइज करके उनकी वैल्यू भी पास कर सकते हैं क्या, कोई वेरिएबल वगैरह भी इंटीजर टाइप के ओके, ओके। हो जाएंगे मेरे हिसाब से। आर्ग्यूमेंट में आप बोल रहे वो हैं? भी होता ही होगा। अरे नहीं, रिटर्न जो लिखा है ना स्टेटमेंट, ये जो हाँ, रिटर्न के बाद डॉलर लिखा है आपने, तो ऐसे रिटर्न के बाद a प्लस बी प्लस सी मैं पास कर सकता हूँ की वैल्यू आ सकती है, मतलब कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं इंटीजर टाइप के, और वो मैं रिटर्न करवा सकता हूँ क्या, है ना? ओके, ओके, ओके। मैं आपको शाम तक बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है।
ठीक है। एक सेकंड।